दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान सीईटी स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और दोस्तों देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अधीनस्थ चयन बोर्ड परीक्षा ले रहा है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मिनिमम परसेंटेज है वो 35 और 40% है वो रखी गई है पास होने के लिए। तो दोस्तों पेपर भी उसी हिसाब से बनाएगा, क्योंकि अधीनस्थ चयन बोर्ड दोस्तों 2018 से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2021 से संबंधित भी और 2024 से संबंधित भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आप हर तरीके से तैयार रहना है आपको। और अगर आपने पिछले जो 4 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और ऑब्जेक्टिव क्लास है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू कर दी गई है, अगर वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो वो भी आप जरूर देखें। आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 5। देखिए, पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मॉरिसन, सोवर्स, जेडी हॉल, मैकमोसन। तो दोस्तों देखिए, आपको पता होगा जयपुर का तो कौन था पॉलिटिकल एजेंट? कर्नल ईडन। ठीक है, कोटा का कौन था? बटन था। जोधपुर का कौन था? मैकमोसन था। उदयपुर का कौन था? सोवर्स था। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछ लिया सिरोही और भरतपुर का, मान लीजिए भरतपुर का भी पूछ लिया, तो दोस्तों भरतपुर का है मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन भरतपुर का है, याद रखना। मॉरिसन है पॉलिटिकल एजेंट है, ये भरतपुर का है। और जेडी हॉल है ये दोस्तों सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। कब हुई थी? 1876 में। राइट आंसर हो जाएगा यहां पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए यहां पर देखिए, कांग्रेस का बनास अधिवेशन 1902 में हुआ, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पे मैं आपको बताऊं, देखिए 1902 में नहीं, 1905 में हुआ था दोस्तों ये अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों ये बनास अधिवेशन? ये 1905 में हुआ था। 1902 यहां पर गलत दे रखा है। कांग्रेस के बनास अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ये बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस का जो बनास अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर है, केवल और केवल 2 इसमें सत्य है। ठीक है, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अधिवेशन है ये 1954 में हुआ था दोस्तों, सॉरी 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी, याद रखना। ठीक है, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, भारत में शैव धर्म की प्रमुख शाखा है। बताइए, भारत में शैव धर्म की प्रमुख शाखा है वो कौन कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। भारत में शैव धर्म की जो प्रमुख शाखा है वो देखिए पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत, ये चारों के चारों हैं ये दोस्तों शैव धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि आप यहां पे डी नंबर का और पहला नंबर का ऑप्शन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 6 नंबर का प्रश्न है, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों शिवपुर। कौन सी थी? शिवपुर, याद रखना। देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं कि सीवी जनपद है वो मुख्यतः दोस्तों माध्यमिका यानी कि चित्तौड़गढ़ में स्थित था, और चित्तौड़ के समीप स्थित नगरी का प्राचीन नाम है वो माध्यमिका था।
ठीक है। और सीवी जनपद की राजधानी है वो शिवपुर थी, ये भी याद रखना है आपको। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न कथन किस शासक से संबंधित है? निम्न कथन किस शासक से संबंधित है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, प्रयाग प्रशस्ति से इसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बताइए किसके बारे में? ये तो पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसके बारे में दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति से भी जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 8 नंबर का प्रश्न है, किसके काल में नालंदा की स्थापना हुई थी? बताइए दोस्तों, किसके काल में नालंदा की स्थापना हुई थी वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए कुमारगुप्त प्रथम के काल में दोस्तों 5वीं शताब्दी में नालंदा की स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर है कुमारगुप्त प्रथम। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसके बचपन का नाम मेहरुनिसा था? किसके बचपन का नाम मेहरुनिसा था? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए मेहरुनिसा है, ये नूरजहां के बचपन का नाम था। ठीक है, नूरजहां के बचपन का नाम था और ये दोस्तों जहांगीर की पत्नी थी। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर 10 नंबर का प्रश्न है, सैयद अब्दुल कादरी जिलानी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? सैयद अब्दुल कादरी जिलानी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कादिरी संप्रदाय। कादिरी संप्रदाय। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखना, कादिरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद में सैयद अब्दुल कादरी जिलानी ने की थी। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर 11 नंबर का प्रश्न है, सबसे नवीन वेद कौन सा है? सबसे नवीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद तो इसमें ऋग्वेद है। यहां पे प्रश्न में पूछा है कि नवीन वेद, तो दोस्तों नवीन वेद है अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद की रचना दोस्तों अथर्वा ऋषि ने की थी, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और इस अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, रोग निवारण, शत्रुओं के दमन, औषधियों का प्रयोग, ये चीजें आपको उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अथर्ववेद। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है और अपना 1 घंटे के आसपास का ये टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर दोस्तों टेस्ट देना है परीक्षा में जाने से पहले। आज मैं आपको दोस्तों और भी कई मॉडल पेपर करवाऊंगा, तो वो भी आपको देखने हैं। ठीक है, देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता से नवपाषाणकालीन अवशेष मिले हैं? किस सभ्यता से नवपाषाणकालीन अवशेष मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहां पर बागोर सभ्यता से नवपाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बागोर सभ्यता से दोस्तों कृषि व पशुपालन दोनों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथन किस संस्कृति से संबंधित है? निम्न कथन है किस संस्कृति से संबंधित है? तो यहां पर देखिए इसके अवशेष सिंध व बलूचिस्तान से मिले हैं। इसके अवशेष सिंध व बलूचिस्तान से मिले हैं। दूसरा देखिए, इस सभ्यता में बस्ती के चारों ओर कच्ची ईंटों की दीवार मिली है। बताइए, इस सभ्यता में बस्ती के चारों ओर कच्ची ईंटों की दीवार मिली है, ये कौन सी संस्कृति या कौन से सभ्यता से संबंधित है? ये दोनों कथन हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें अमरी नल संस्कृति। याद रखना, अमरी नल संस्कृति नाम आपने पहले ही सुना होगा। तो यहां पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है, अमरी नल संस्कृति। इस संस्कृति के जो अवशेष हैं वो सिंध और बलूचिस्तान से मिले हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहां पे 14 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता की खोज आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में की? किस सभ्यता स्थल की खोज आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में की? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जो कहां पर है? तो दोस्तों मैंने अभी कल भी आपको बताया था
नीम का थाना के पास में है गणेश्वर, और गणेश्वर के पास में ही दोस्तों मेरा पैतृक गांव है महावा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, रेड टोंक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन करता है। बताइए, रेड टोंक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन करता है, तो दोस्तों कौन है वो, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है केदारपुरी। कौन है, केदारपुरी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था दोस्तों इसका उत्खनन। ठीक है, तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, यह भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 और 2 दोनों दे रखे हैं, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, रावल मल्लीनाथ जी किस पंथ के प्रणेता थे। रावल मल्लीनाथ जी किस पंथ के प्रणेता थे, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों कुंडा पंथ। याद रखना, कुंडा पंथ है। ठीक है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, रावल मल्लीनाथ जी थे। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल B.R. मीना के निर्देशन में उत्खनित हुआ। बताइए, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल B.R. मीना के निर्देशन में उत्खनित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ओजियाना। ठीक है, ओजियाना भीलवाड़ा जिले में ये स्थित है। यार राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। याद रखना, ओजियाना पुरातात्विक स्थल B.R. मीना के निर्देशन में उत्खनित हुआ था, तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहां पर है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार जनजाति उत्थान के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार जनजाति उत्थान के लिए दिया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राणा पूंजा पुरस्कार। राणा पूंजा पुरस्कार है ये जनजाति उत्थान के लिए दिया जाता है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा हल्दी घाटी पुरस्कार, ये दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उदय सिंह पुरस्कार दे रखा है, ये पुरस्कार दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। पन्नाधाय पुरस्कार है ये बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है, और राणा पूंजा पुरस्कार है ये दोस्तों जनजाति उत्थान के लिए दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बेंगू किसान आंदोलन के समय बेंगू का जागीरदार कौन था। बेंगू किसान आंदोलन के समय बेंगू का जागीरदार कौन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अनूप सिंह। कौन था, अनूप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन के समय बेंगू का जागीरदार कौन था, तो वो था दोस्तों अनूप सिंह। याद रखना, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में बेंगू है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। याद रखना, ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन के बारे में आपने सुना ही होगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सी बाधाएं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। कौन सी बाधाएं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए धौलपुर व भरतपुर स्वतंत्र ब्रज प्रदेश का निर्माण करना चाहते थे, बिल्कुल सही है। गांधी जी की हत्या में अलवर राज्य का नाम आना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ये दोस्तों राजस्थान के एकीकरण से संबंधित बाधाएं थी, दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कूट भाषा में उत्तर देना था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों इसमें क्या है सही है। ठीक है, याद रखना। और एक और समस्या थी जोधपुर नरेश हनुवंत सिंह जो पाकिस्तान के साथ संपर्क स्थापित कर रहा था, एक वो भी था। ठीक है, एकीकरण में बाधा, तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ। दोस्तों राजस्थान का प्रथम शाखा है ये कब हुआ, सभी को पता होगा दोस्तों 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था तब दोस्तों ये शाखा हुआ था। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है। रानी सती का मंदिर है ये दोस्तों कहां पर है, तो ये झुंझुनू में है। कहां पर है, झुंझुनू में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
24 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथन किस चित्र शैली से संबंधित है? निम्न कथन है किस चित्र शैली से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, इसका प्रारंभ राणा राज सिंह के समय हुआ था और राणा राज सिंह का काल माना जाता है 1652 से 1680 ईस्वी तक। ठीक है, परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राणा सांगा का जो कार्यकाल है या काल था वो कब से कब तक था, तो दोस्तों याद रखना है 1652 से 1680 ईस्वी तक। ठीक है, इस चित्र शैली में पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग नाम आया है, तो दोस्तों सीधा सा नाथ द्वारा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित ये दोनों कथन थे, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, देखिए थमणियों आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? थमणियों आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये गले का आभूषण है दोस्तों। किसके? गले का आभूषण है, याद रखना दोस्तों, याद रखना। देखिए चीलों की लड़ियों के मध्य 4 अंगुल लंबी मोगरे की सोने की डंडी लगाकर बनाया जाता है ये थमणियों आभूषण, जिसको अपन आड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये गले का आभूषण है, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की? सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा वो है निम्बार्काचार्य ने की थी दोस्तों सनकादि संप्रदाय की स्थापना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, टेराकोटा कला के संदर्भ में सत्य कथन है। टेराकोटा कला के संदर्भ में सत्य कथन है, तो वो कौन सा सत्य कथन है? दोस्तों यहां पर देखिए, टेराकोटा की बात हो रही है, टेराकोटा कला की बात हो रही है। ठीक है, यह कला मोलेला राजसमंद गांव की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। खेमाराम व मोहनलाल इस कला के प्रमुख मूर्तिकार हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन हैं वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये जो मोहनलाल है, ठीक है, ये मोहनलाल कुमार को दोस्तों इस कला के लिए राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें दोनों के दोनों कथन है वो टेराकोटा के संबंधित बिल्कुल सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, ओसिया का लेख किस भाषा में है? ओसिया का लेख किस भाषा में है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों संस्कृत में है। ठीक है, संस्कृत में है, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथन किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? निम्न कथन है किस सभ्यता स्थल से संबंधित है, वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। देखिए, इसकी खुदाई 1963-64 में रत्नचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में की गई। दूसरा देखिए, यहां उत्खनन में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल पता चल गया होगा दोस्तों आपको। देखिए यहां पर उत्खनन में 5 सांस्कृतिक अवशेषों के 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये 9 सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये 9 सभ्यता कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भरतपुर में है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पर टैक्सीटोरी ने किसे डिंगल का हेरोस कहा? टैक्सीटोरी ने किसे डिंगल का हेरोस कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पाबूजी राठौड़। ठीक है, पाबूजी राठौड़ को दोस्तों डिंगल का हेरोस कहा। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। ठीक है, और पृथ्वीराज राठौड़ को राजस्थानी साहित्य में पीथल कहा जाता है, यह भी आपको इसमें याद रखना है। 31 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से असंगत है। दोस्तों असंगत कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। देखिए डायनेमो अपने क्वेश्चन है वो दोस्तों जनरल साइंस के प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, डायनेमो क्या कार्य करता है? दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत मोटर का कार्य है दोस्तों विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। माइक्रोफोन का क्या कार्य है? इसका कार्य है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे के सारे हैं वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, सभी कथन इसमें सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकते हैं? चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकते हैं, बताइए क्यों पकते हैं अधिक तेजी से?
क्योंकि दोस्तों देखिए दाब बढ़ जाता है, ठीक है। दाब बढ़ने पर दोस्तों क्वथनांक भी बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में चावल है वो जल्दी से पक जाते हैं, यानी कि पानी का दबाव होने पर उच्चतम तापमान पर उबल जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर क्या होता है दोस्तों, जिस पर दोस्तों देखिए अणुओं की गति रुक जाती है, अणुओं की गति रुक जाती है। तो यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहां पर 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए दोस्तों यहां पे अति उच्च तापमान के मापन के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहां पर क्या पूछा गया है कि असत्य कथन, ठीक है। अति उच्च तापमान के मापन के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए बिल्कुल सही है, ये कथन है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल किग्रा मीटर स्क्वायर या सेकंड स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों सत्य है, इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था, तो यहां पर देखिए असत्य कथन कौन सा है, कोई भी नहीं। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर देखिए असत्य कथन, देखिए एक तरफ तरंगे दे रखी है, दूसरी तरफ है दोस्तों आवर्ती दे रखी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों अवश्रय तरंगे, इनकी आवर्ती कितनी होती है, अवश्रव्य तरंगे हैं, इनकी आवर्ती होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो बिल्कुल सही है ये। आगे देखिए श्रव्य तरंगे की आवर्ती कितनी होती है। तो दोस्तों श्रव्य तरंगे की आवर्ती होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहां पे देखिए पराश्रव्य तरंगे की आवर्ती कितनी होती है, पराश्रव्य तरंगे की जो आवर्ती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यहां पर कम दे रखा है, अगर यहां पर अधिक होता तो दोस्तों ये क्या होता, सही होता, ठीक है। तो इसमें असत्य कथन बताना था, तो अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अर्धचालक पदार्थ नहीं है, निम्न में से अर्धचालक पदार्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें जंग लगना, जंग लगना है ये दोस्तों अर्धचालक पदार्थ है, ये नहीं है, ठीक है। याद रखना दोस्तों वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक व कुचालक के मध्य होती है वे अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के नाम पर मैं आपको बताऊं, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकन, ठीक है, ये क्या है, ये अर्धचालक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, तो बताइए भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, देखिए पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। दोबारा देखिए, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, किंतु पदार्थों में यानी कि पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण की मैं बात करूं तो दोस्तों जल का वाष्प में बदलना, बर्फ का पिघलना, जल का उबलना, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो यहां पर जल का वाष्प में बदलना ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें आपको पता चल गया होगा असंगत कौन सा है। देखिए फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड ये दोस्तों लाल चींटी में होता है, बिल्कुल सही है, फार्मिक एसिड है ये लाल चींटी में होता है। नाइट्रिक अम्ल है ये दोस्तों फिटकरी व सोरा में होता है, बिल्कुल सही है। साइट्रिक अम्ल गन्ने का रस, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहां पर देखिए जो सिट्रिक अम्ल है ये दोस्तों गन्ने के रस में नहीं होता, ये नींबू और संतरा में होता है। कहां पर होता है ये तो सभी को पता हो गया दोस्तों, नींबू और संतरा में होता है दोस्तों ये सिट्रिक अम्ल, ठीक है। मौलिक अम्ल है ये सेब में होता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
असंगत है ये। 39 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डिटर्जेंट होते हैं बताइए, यानी कि अपमार्जक होते हैं। तो दोस्तों अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट किसको बोलते हैं? साबुन रहित साबुन भी कहते हैं इसे, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर है सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण है वो डिटर्जेंट होते हैं। यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक तरफ देखिए विटामिन है, दूसरी तरफ रोग है। अपने को यहां पर बताना है कि कौन से विटामिन में कौन सा रोग होता है, यानी कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहां पर देखिए दोस्तों विटामिन बी1 दोस्तों इससे बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए विटामिन ए की कमी से, दोस्तों विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल यानी कि दृष्टिहीनता यानी कि क्षीणता का रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों यहां पर देखिए अस्थियों का कठोर होकर मुड़ जाना, ये इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स रोग होता है, याद रखना, रिकेट्स रोग होता है। तो यहां पर ये गलत दे रखा है, यानी कि अपना डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, असुमेलित है, तो कौन सा इसमें असुमेलित है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए यहां पर कैडमियम, दोस्तों कैडमियम इसकी अध्यक्षता से इटाई रोग होता है, सॉरी अधिकता से, ठीक है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, बिल्कुल सही है। और आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है, ठीक है। और दोस्तों यहां पर देखिए लोहे की कमी से दोस्तों लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, और अधिकता से सिडेरोसिस रोग होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित है, इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कवक जनित रोग नहीं है, बताइए कौन सा कवक जनित रोग नहीं है। दोस्तों कवक जनित रोग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों जैसे गंजापंद, ठीक है, दाद, ये होते हैं कवक जनित रोग, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखा हो गया दोस्तों, देखिए इसके बीच एथलीट फुट और गंजापन, ये तीनों के तीनों दोस्तों कवक जनित रोग हैं। यहां पर देखिए टीनियसिस, ये कवक जनित रोग नहीं है। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से असुमेलित कथन है, तो वो कौन सा है? दोस्तों आपको यहां पे पता चल गया होगा। देखिए ऑडियोमीटर दोस्तों आपकी ध्वनि सुनने की क्षमता का परीक्षण करता है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता का मापक है ऑडियोमीटर, बिल्कुल सही है। रेन गेज है, ये वर्षामापी यंत्र है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मल्टीमीटर है, ये विभव मापी यंत्र है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सभी सुमेलित हैं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया, बताइए। हाल ही में हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह किया गया दोस्तों पोखरण जैसलमेर में किया गया दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए यहां पर 46 नंबर का प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों अमेरिका का है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर अमेरिका का है, ये ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, जैव विविधता के बारे में असत्य कथन है। दोस्तों जैव विविधता के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, असत्य कथन अपने को बताना है।
देखिए, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कीट विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन ने किया। बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर जैव विविधता समान रूप से विपरीत है। पृथ्वी पर जैव विविधता समान रूप से विपरीत है। ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी पर जैव विविधता समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ध्रुवों पर कम और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ध्रुवों पर जैव विविधता कम पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर इसमें गलत हो जाएगा। बी नंबर का कथन अपना इसमें असत्य कथन है। आगे देखिए, 48 नंबर का प्रश्न है, सुई का जल पर तैरना किसके कारण संभव है? सुई का जल पर तैरना किसके कारण संभव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पृष्ठ तनाव के कारण संभव है। पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, कौन सा मानव निर्मित प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया? कौन सा मानव निर्मित प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्पुतनिक प्रथम या स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, ये मानव निर्मित उपग्रह है और ये प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों ये वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में असत्य कथन है। केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में असत्य कथन है। तो दोस्तों असत्य कथन कौन सा है? देखिए यहाँ पर अच्छा प्रश्न है। देखिए 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% वित्तीय घाटे की अनुमति होगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, पीएमई विद्या टीवी चैनलों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी। ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। देखिए यहां पे मैं आपको बताऊं, पीएमई विद्या के टीवी चैनलों का जो कार्यक्रम का जो विस्तार है वो पहले 12 टीवी चैनल था, उसको बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दिया गया है। तो यहाँ पर 100 की जगह 200 होना चाहिए था। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना का कवर 5 लाख करोड़ किया जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सर्वाधिक व्यय ब्याज अकादमी पर होता है। बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, राजकोषीय नीति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? राजकोषीय नीति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1936 में हुआ था दोस्तों राजकोषीय नीति का प्रारंभ। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों का अपने को क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा इसमें कथन है वो सत्य है, सत्य नहीं है, ये पूछा है। वित्त आयोग से संबंधित दोस्तों ये 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य नहीं है। दोस्तों देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1952 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1952 में हुआ, ये गलत हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन है वो दोस्तों 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। केसी नियोगी, याद रखना। तो यहां पर पहला कथन इसमें सत्य है, दूसरा असत्य है। अपने को यहां पर क्या पूछा गया था कि सत्य नहीं है, तो दूसरा सत्य नहीं है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना के संबंध में असंगत कथन है। पंचवर्षीय योजना के संबंध में असंगत कथन है, तो वो कौन सा है? दोस्तों देखिए, इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए,
छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई, ये भी बिल्कुल सही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हरित क्रांति की जो शुरुआत है जो योजना अवकाश के समय हुई थी दोस्तों, आप सभी को पता होगा पंचवर्षीय योजना है वो 1966 से लेकर और 1969 तक, ठीक है दोस्तों, योजना अवकाश रहा था। और उस अवकाश के दौरान 1966-67 में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और भारत में हरित क्रांति का जनक है वो MS स्वामीनाथन थे। तो ये कोई सी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई थी, योजना अवकाश में हुई थी। तो ये गलत कथन दे रखा है और यही अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सही सूत्र है। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो दोस्तों वो सही सूत्र है वो है राष्ट्रीय आय बराबर किराया प्लस मजदूरी प्लस लाभ प्लस ब्याज। किराया प्लस मजदूरी प्लस लाभ प्लस ब्याज, ये राष्ट्रीय आय का ज्ञात करने का सूत्र है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ हुआ? ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड 13 जनवरी 1970 को प्रारंभ हुआ। 13 जनवरी 1970 को ये प्रारंभ हुआ, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है और ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग एक्ट के अनुसार लघु उद्योग हेतु निवेश व टर्नओवर की राशि का सही क्रम है, बताइए। अच्छा प्रश्न है। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग एक्ट के अनुसार लघु उद्योग हेतु निवेश व टर्नओवर की राशि का सही क्रम है, तो दोस्तों वो सही क्रम है वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो देखिए, निवेश 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़ तक, ठीक है, ये इसमें बिल्कुल सही है। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, FDI यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करना है कि निम्न कथन में से अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य कथन है, कौन सा इसमें असत्य कथन है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, भारत में सर्वाधिक FDI उद्योग क्षेत्र में आता है। भारत में सर्वाधिक FDI उद्योग क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही है। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत छठा सबसे बड़ा FDI प्राप्त करता है, यह भी दोस्तों इसमें क्या है? देखिए, भारत में सर्वाधिक निवेश है वो यानी कि सर्वाधिक FDI है वो उद्योग में नहीं। देखिए, इसमें दोनों ही कथन गलत है। इसमें देखिए, भारत में सर्वाधिक FDI उद्योग क्षेत्र में नहीं, इसमें सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र में आता है सर्वाधिक, ठीक है, FDI। और दूसरा देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत छठा सबसे बड़ा FDI प्राप्त करता है, तो छठा नहीं, कौन सा है? पांचवा, ठीक है, पांचवा है दोस्तों। तो यहां पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है? इसमें असत्य कथन है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों इसमें क्या है? असत्य कथन है। आगे देखिए, भारतमाला परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारतमाला परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2017-18 में भारतमाला परियोजना की शुरुआत हुई। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, असुमेलित युग्म है दोस्तों। असुमेलित युग्म कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है? बताना है दोस्तों। यहां पर देखिए, अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, भारत निर्यात आयात बैंक की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1982 को हुई, बिल्कुल सही है दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1984 को, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना है ये 12 जुलाई को तो हुई थी, लेकिन सन है वो 1982 थी, सन है वो 1982 थी, ठीक है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1990 में हुई, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 से 1990 में हुई, बिल्कुल सही है। यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान
कृषि बजट 2022-23 के अनुसार असंगत कथन है। राजस्थान कृषि बजट 2022-23 के अनुसार असंगत कथन है। तो दोस्तों असंगत कथन कौन सा है? यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए चैनपुरा निवाई टोंक में मिनी एग्रो पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए नाथद्वारा में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। मंडोर कृषि मंडी को सौंफ जिन्स की विशिष्ट मंडी घोषित किया गया, यह गलत हो जाएगा। यहां पे मंडोर कृषि मंडी को नहीं, ये बिलाड़ा जो कृषि मंडी है जो जोधपुर में है, ठीक है, बिलाड़ा कृषि मंडी को सौंफ जिन्स की विशिष्ट मंडी घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मंडोर है, ये गलत दे रखा है, इसकी जगह बिलाड़ा आना चाहिए था। ठीक है, 10 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ ऊंट संरक्षण व विकास नीति का निर्माण किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है, यानी कि असंगत कौन सा है? तो वो सी नंबर का ऑप्शन है, वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। दोस्तों सत्य कथनों की अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचान करना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2021-22 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए SGDP में स्तर मूल्यों पर 11.04% की वृद्धि दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 269 लाख मैट्रिक टन हुआ, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं 2021-22 की, अगर 2020-21 की बात करता तो ये कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो 269 लाख मैट्रिक टन हुआ था 2020-21 में। लेकिन 2021-22 में दोस्तों कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो दोस्तों 225.20 लाख मैट्रिक टन हुआ था उत्पादन। अब यहाँ पे 269 दे रखे हैं, बात अपन 2021-22 की कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दूसरा नंबर का कथन गलत हो जाएगा। देखिए अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 23,321 मेगावाट है, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 कथन है वो इसमें क्या है, सत्य कथन है। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ किस कृषि जलवायु प्रदेश का भाग है? कोटा बूंदी बारां झालावाड़ किस जलवायु यानी कि किस कृषि जलवायु प्रदेश का भाग है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वह है दोस्तों आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग है ये कोटा बूंदी बारां झालावाड़ इन जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत योजना की प्रगति व कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु किसे सशक्त किया गया है? मनरेगा के अंतर्गत योजना की प्रगति व कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु किसे सशक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों वो है ग्राम सभा के। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर ग्राम सभा के। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना का संबंध सवाई माधोपुर जिले से नहीं है? निम्न में से कौन सी परियोजना का संबंध सवाई माधोपुर जिले से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है कोदरा बांध। कोदरा बांध, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोदरा बांध, सालगांव बांध, सूकली बांध का जो संबंध है वो सिरोही जिले से है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में विचार करें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में विचार करना है, अपने को बताना है कि कौन सा सत्य कथन नहीं है, कौन सा सत्य कथन नहीं है वो बताना है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों अपने को कूट भाषा में भी उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में भी अपने को क्या करना है, उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य नहीं है। अच्छा प्रश्न है, आप इसको दोस्तों कह सकते हैं, बहुत ही बेहद शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना बोर्ड का गठन 1958 में किया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी
नहर परियोजना बोर्ड का गठन 1958 में किया गया। तो दोस्तों ये जो कथन है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना सन 1984 में किया गया। ये भी दोस्तों क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर की कुल 9 लिफ्ट नहर व 7 शाखाएं हैं। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, 9 लिफ्ट नहर नहीं है, 7 लिफ्ट नहर और 9 शाखाएं हैं। 7 लिफ्ट नहर और 9 शाखाएं हैं, यहां पर ये उल्टा दे रखा है। तो ये अपना तीसरा नंबर का कथन है, वो दोस्तों क्या है, इसमें असत्य कथन है। ठीक है, तो यहां पर असत्य कथन ही बताना था कि कौन सा इसमें सत्य कथन नहीं है, तो तीसरा नंबर का सत्य कथन है वो नहीं है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 67 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के रासायनिक उद्योगों में असुमेलित है। राजस्थान के रासायनिक उद्योगों में असुमेलित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए, एक तरफ उद्योग दे रखा है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। एक तरफ है उद्योग दे रखा है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। देखिए, जीवन फर्टिलाइजर उद्योग कहां पर है, तो दोस्तों ये कोटा में है, बिल्कुल सही है। मोदी केमिकल्स कहां पर है, तो दोस्तों ये अलवर में है। सोडियम सल्फेट संयंत्र कहां पर है, डीडवाना में है, बिल्कुल सही है। श्री राम फर्टिलाइजर, ये दोस्तों उदयपुर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों श्री राम फर्टिलाइजर, जीवन फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर, ये तीनों के दोनों कहां पर है, कोटा जिले में है। ठीक है, याद रखना। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असुमेलित है। आगे देखिए, यहां पर 68 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी हस्तशिल्प के संदर्भ में असंगत युग्म है। राजस्थानी हस्तशिल्प के संदर्भ में असंगत युग्म है, कौन सा है बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए, नमदे मालपुरा टोंक के प्रसिद्ध है। नमदे मालपुरा टोंक के प्रसिद्ध है। ठीक है, मलिर प्रिंट है, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। छाते हैं, ये फालना पाली के प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। लाल पत्थर की मूर्ति बस्सी दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, लाल पत्थर की मूर्ति है तो थानागाजी अलवर प्रसिद्ध है। थानागाजी अलवर प्रसिद्ध है। तो यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थानागाजी अलवर प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सहकारी आवास योजना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सहकारी योजना आवास के संदर्भ में सत्य कथन का अपने को यहां पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सहकारी आवास योजना का ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, इस योजना में 20 लाख रुपए तक का ऋण 15 वर्ष की अवधि के लिए मकान बनाने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में 20 लाख रुपए तक का ऋण 15 वर्ष की अवधि तक मकान बनाने हेतु उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, ये इसमें जो कथन दे रखा है ये बिल्कुल क्या है, सत्य कथन है। ये क्या है, सत्य कथन है ये। ठीक है, आगे देखिए, बेबी ब्लैंकेट योजना में 10 लाख रुपए का ऋण 10 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों बेबी ब्लैंकेट योजना में दोस्तों 7 लाख रुपए तक का ऋण 7 वर्ष की योजना अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पे 10 लाख गलत दे रखा है और 10 वर्ष भी इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य कथन बताना था, केवल एक ही इसमें क्या है, सत्य कथन है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में असंगत है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में असंगत है। तो यहाँ पर देखिए, प्रधान को शपथ बीडीओ द्वारा दिलाई जाती है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रधान को शपथ है ये दोस्तों उपखंड अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, याद रखना, उपखंड अधिकारी के द्वारा दोस्तों प्रधान को शपथ दिलाई जाती है। सरपंच अपना त्यागपत्र बीडीओ को सौंपता है, बिल्कुल सही है। जिला प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। वार्ड पंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत में प्रथम तेल खनन कार्य किस वर्ष किया गया है, बताइए। भारत में दोस्तों
प्रथम तेल खनन कार्य किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये किया गया था 1860 में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1860 में। याद रखना, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। असम रेलवे व व्यापार कंपनी द्वारा ये शुरू किया गया था प्रथम तेल खनन। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक रेशम उत्पादन ये दोस्तों कर्नाटक में होता है, लगभग 56%। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से पंजाब के ऊन उत्पादन क्षेत्र हैं, बताइए। निम्न में से पंजाब के ऊन उत्पादन क्षेत्र हैं तो वो कौन से हैं? दोस्तों यहां पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए देश के कच्चे ऊन के उत्पादन में पहला स्थान है दोस्तों लुधियाना और फिरोजपुर का, ठीक है, लुधियाना और फिरोजपुर का। और यहाँ पे जो धारीवाल है, ठीक है, धारीवाल, ये भारत की सबसे बड़ी ऊनी मिल है, ठीक है। तो यहाँ पर धारीवाल है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि केवल एक ही इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए यहाँ पर मिकिर पहाड़ियां किस नेशनल पार्क के दक्षिण में अवस्थित है? मिकिर पहाड़ियां किस नेशनल पार्क के दक्षिण में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें काजीरंगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा। मिकिर पहाड़ियां किस नेशनल पार्क के दक्षिण में अवस्थित है? काजीरंगा के। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथन किस पहाड़ी से संबंधित है? निम्न कथन किस पहाड़ी से संबंधित है? ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। अच्छा प्रश्न है, आप इसको बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत व म्यांमार की सीमा, भारत व म्यांमार सीमा पर अवरोध के रूप में है। दोस्तों दूसरा कथन देखिए, ये पहाड़ियां नागालैंड में विस्तृत है, ये पहाड़ियां नागालैंड में विस्तृत है और भारत व म्यांमार सीमा पर अवरोध के रूप में है। बिल्कुल ये दोनों के दोनों कथन है ये नागा पहाड़ी से संबंधित है, ठीक है, नागा पहाड़ी से संबंधित है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, लाल किट तथा चिली रोग किस में लगते हैं? लाल किट तथा चिली रोग किस में लगते हैं? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चाय में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चाय में। 77 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किसके विशाल बागानों को फेजेंडा कहा जाता है? किसके विशाल बागानों को फेजेंडा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कॉफी। कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न कथन है किस नदी से संबंधित है? निम्न कथन किस नदी से संबंधित है? तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पता चल गया होगा दोस्तों आपको। इस नदी पर गुजरात में कडाना बांध निर्मित है, बिल्कुल सही है। यहां पर बात हो रही है माही नदी की। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश की प्रथम जल मेट्रो परियोजना कहां शुरू की गई? देश की प्रथम जल मेट्रो परियोजना कहां शुरू की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कोच्चि में शुरू की गई है। कहां पर? केरल राज्य में शुरू की गई है, कोच्चि में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्यान उत्तराखंड में स्थित है? बताइए उत्तराखंड में कौन सा उद्यान स्थित है? तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों उत्तराखंड में है। नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। यहाँ पे जो खीर गंगा है ये नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, ये दोनों के दोनों है, ये दोनों के दोनों उद्यान है, ये दोस्तों कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कहां से होता है? भारत के सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कहां से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जादूगुड़ा से। कहां से होता है? जादूगुड़ा से। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जादूगुड़ा से। 83 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम रियोन उत्पादन मिल किस वर्ष स्थापित की गई?
भारत में प्रथम रेयन उत्पादन मिल किस वर्ष स्थापित की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1945 में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1945 में। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न कथन किस उद्योग से संबंधित है? निम्न कथन है किस उद्योग से संबंधित है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, ऊर्जा तथा बॉक्साइट की प्राप्ति से ही इसकी स्थिति निर्धारित होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, इस उद्योग में अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बताइए कौन से उद्योग की बात हो रही है? तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है एल्यूमिनियम उद्योग की, एल्यूमिनियम उद्योग की। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, पंचपदरा झील के संदर्भ में सत्य कथन है। पंचपदरा झील के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, राजस्थान की पलाया झील का उदाहरण है, राजस्थान की पलाया झील का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा देखिए, खारवाल जाति के लोग मोरली वृक्ष की टहनियों से नमक के क्रिस्टल बनाते हैं। बताइए इसमें पंचपदरा झील के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें पहला और दूसरा कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एक और दो दोनों इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए, प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला कब बनाया गया था? यह बनाया गया था दोस्तों 26 जनवरी 2008 को। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर, ठीक है। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है और दूसरा सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। तो यहां पर अपना इसमें दूसरा पूछा है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर देखिए आपको पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए जो बरवाड़ा है ये कहां पर है, जयपुर में है, बिल्कुल सही है। जरगा पर्वत कहां पर है, उदयपुर में है। शेर पर्वत कहां है, तो ये सिरोही में है। यहां पर देखिए मनोरपुर, मनोरपुर कहां पर है दोस्तों? ये मनोरपुर पर्वत है, ये दोस्तों जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में। तो यहां पर है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहां पर है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में लाल व पीली मृदा का विस्तार है, लाल व पीली मृदा का विस्तार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में लाल व पीली मृदा का जो विस्तार है वो है दोस्तों सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों का सही क्रम है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों का सही क्रम है। तो दोस्तों वो सही क्रम है, यहां पर देखिए उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, ये दोस्तों सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, असुमेलित युग्म का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। देखिए आखेट निषेध क्षेत्र है और दूसरी तरफ जिला है। दोस्तों यहां पर देखिए डोली आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। जरोदा आखेट निषेध क्षेत्र नागौर में है, बिल्कुल सही है। रोटू आखेट निषेध क्षेत्र बीकानेर में नहीं है, ये कहां पर है, ये दोस्तों नागौर में है। कहां पर है, नागौर में। और तिलोरा आखेट निषेध क्षेत्र अजमेर में है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? बताइए चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यहां पे देखिए चंबल की सहायक नदी इनमें से देखिए दिख रहा होगा, मोरेन है। मोरेन ये माही नदी की सहायक है। बाकी कुराल, मेज और चाकन ये तीनों चंबल की सहायक नदी है। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। तो यहां पर देखिए दोस्तों साबी नदी का जो उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियां है।
कहाँ पर है? सेवर की पहाड़ियां हैं, वो साबी नदी का उद्गम है भरतपुर में। काकनी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों कोटड़ी गांव जैसलमेर है, कोटड़ी गांव जैसलमेर। और बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो है बैराट की पहाड़ियां जयपुर। और कांतली नदी का जो उद्गम है वो है खंडेला की पहाड़ियां सीकर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों 1 4 2 3, 1 4 2 3, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कूट भाषा के ऑप्शन मैंने नहीं दे रखे, डायरेक्ट आप कर लेना 1 4 2 3। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। दोस्तों यहां पर देखिए, टंगस्टन, टंगस्टन खनिज का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? दोस्तों यहां पे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों वो है वालदा, बिल्कुल सही है दोस्तों इसमें। तांबा का दोस्तों हनोसिया, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। ठीक है, हनोसिया अजमेर में है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैग्नीज का दोस्तों तिम्बामोरी, ठीक है, मैग्नीज का कौन सा है? तिम्बामोरी, ये भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखिए सुमेलित नहीं है पूछा है, पाइराइट, पाइराइट का है दोस्तों इसमें रुहेल है, वो गलत दे रखा है। यहां पर मलादीपुरा सिक कराएगा पाइराइट्स के लिए। ठीक है, पाइराइट के लिए मलादीपुरा सिक कराएगा, तो यहां पर ये गलत दे रखा है, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? डूंगरपुर जिले का जो लिंगानुपात है वो कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितना? 994 है डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सर्वाधिक लिंगानुपात है ये। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में मेट्रो परियोजना का संचालन कब से शुरू हुआ? राजस्थान में मेट्रो परियोजना का संचालन कब से शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जून 2015 से। जून 2015 से राजस्थान में मेट्रो परियोजना का संचालन हुआ। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? निम्न में से किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, यूनेस्को की धरोहर स्थल में राजस्थान के 8 सांस्कृतिक स्थल और 1 प्राकृतिक स्थल को शामिल किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों प्राकृतिक स्थल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और यहां पे सांस्कृतिक स्थल की बात की जा रही है तो दोस्तों इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं आता। ठीक है, बाकी कुंभलगढ़ दुर्ग आता है, जंतर मंतर आता है और गागरोन दुर्ग आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग इसकी श्रेणी में नहीं आता। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर निम्न में से किस कृषि जलवायु खंड में एटीसी कार्यरत नहीं है? बताइए, निम्न में से किस कृषि जलवायु खंड में एटीसी कार्यरत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृषि जलवायु खंड 4th बी, कृषि जलवायु खंड 4th बी। देखिए, राजस्थान की जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। ठीक है, और खंड 4 बी में एटीसी कार्यरत नहीं है, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों विवाह से संबंधित है ये लीला मोरिया संस्कार। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक रूप से संचालन करेगा? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक रूप से संचालन करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 है। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न कथन है किस संविधान संशोधन से संबंधित है? बताइए, निम्न कथन है किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, इसके द्वारा अनुच्छेद 330 में संशोधन किया गया, इसके द्वारा अनुच्छेद 332 में संशोधन किया गया। तो बताइए ये कौन से संशोधन में ये किया गया? अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन किया गया, तो वो था दोस्तों 51वां संविधान संशोधन। कौन सा? 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 330 और 332 अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्यसभा उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है?
राज्यसभा उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 वर्ष का। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में सत्य कथन है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, वह लोकसभा के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। और देखिए, वह सारी सरकार के भंग होने पर भी वह अपने पद पर बना रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पर दोनों के दोनों बिल्कुल सही कथन है। वह लोकसभा के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसके जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 67। आगे देखिए, 107 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है, तो दोस्तों वो सत्य कथन कौन सा है? यहां पर देखिए, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों सत्य है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें सत्य है। आगे देखिए, 108 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में सत्य कथन है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में सत्य कथन है, तो दोस्तों वो सत्य कथन कौन सा है? यहां पर देखिए, राज्य के बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखना सुनिश्चित करवाता है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल की अनुमति के बिना भी किसी तरह के अनुदान की मांग की जा सकती है। गलत हो जाएगा दोस्तों। बिना राज्यपाल की अनुमति के किसी भी तरह के अनुदान की मांग है वो नहीं की जा सकती। ये अपना दूसरा नंबर का कथन है वो बिल्कुल गलत है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। केवल एक ही इसमें क्या है? सत्य है। आगे देखिए, राज्य विधानमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य विधानमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। आगे देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 30 वर्ष। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 30 वर्ष। आगे देखिए, 111 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को किस संविधान संशोधन द्वारा कम किया गया? उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को किस संविधान संशोधन द्वारा कम किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, में कम किया गया और 43वें संविधान संशोधन में वापस बहाल कर दी गई थी। ठीक है, यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? देखिए, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। यह राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 114 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये होती है दोस्तों राज्यसभा से। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा मांगी गई प्रशासन संबंधी जानकारी देगा? किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा मांगी गई प्रशासन संबंधी जानकारी देगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 167 है। अनुच्छेद 167 है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के मध्य बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में
25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों। बीकानेर के जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर दोस्तों 25 फरवरी से 9 मार्च तक कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धर्म गार्जियन। उसका नाम है दोस्तों धर्म गार्जियन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? बताइए दोस्तों, साइंस पार्क की जो आधारशिला है वो कहाँ पर रखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अजमेर में दोस्तों साइंस पार्क की आधारशिला है वो रखी गई है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हाल ही में राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओंकार सिंह लखावत। ओंकार सिंह लखावत को दोस्तों राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत पश्चिमी राजस्थान में पानी किस नदी से लाया जाएगा? वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत पश्चिमी राजस्थान में पानी किस नदी से लाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस नदी से लाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माही नदी से लाया जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माही नदी से। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिया कुमारी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दिया कुमारी। 121 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है? हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कृषि कार्य व बिजली हादसे। कृषि कार्य व बिजली हादसे को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में आयुष्मान भारत कार्ड ई-केवाईसी में निम्न में से कौन सा जिला प्रथम रहा? राजस्थान में आयुष्मान भारत कार्ड ई-केवाईसी में निम्न में से कौन सा जिला प्रथम रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नीम का थाना। तो यहाँ पर अपना इसमें नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नीम का थाना। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के मोइनुद्दीन खान को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोइनुद्दीन खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बताइए कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है ये मोइनुद्दीन खान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सारंगी वादक है दोस्तों ये। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में दिल्ली में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की महिला खिलाड़ी है। तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मोना अग्रवाल। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोना अग्रवाल। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हाल ही में पैराशूट वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है? हाल ही में पैराशूट वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपुर से है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर से है। आगे देखिए, अब अपने कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य है। शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य है किसी फाइल को स्थायी रूप से मेमोरी से हटाना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए एंटीवायरस है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 128 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए iOS, macOS, एंड्रॉयड और यहाँ पे देखिए MS DOS। ये MS DOS है, ये नहीं है।
ठीक है, ये CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 129 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्न में से किस मेमोरी यूनिट का भंडारण क्षमता सर्वाधिक है? किस मेमोरी यूनिट की भंडारण क्षमता सर्वाधिक है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 1024 पेटाबाइट मिलकर 1 एक्साबाइट बनता है। ठीक है, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पी रोम का पूरा नाम है, बताइए पी रोम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका वो है नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? तो कौन सा विकल्प सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? तो यहां पर आपको दिख गया होगा दोस्तों, देखिए अंबुर्मी, अंबु प्लस उर्मी बिल्कुल सही है। सवित्र ऊर्जा यानी कि सवित्र प्लस ऊर्जा बिल्कुल सही है। न्यून, नी प्लस ऊन। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए क्या पूछा है कि सही संधि विच्छेद का उदाहरण है अंबुर्मी। अंबुर्मी के अंदर दोस्तों यहां पर देखिए ये अंबु, ये इसके अंदर जो मात्रा है ये यू तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये मात्रा यू नहीं आएगी, ये दोस्तों इसमें मात्रा यू ये वाली आएगी। तो ये अपना पहला इसमें अंबु में गलत हो गया। ठीक है, सही बताना है कौन सा सही उदाहरण है। और यहाँ पे देखिए सवित्र ऊर्जा, सवित्र प्लस ऊर्जा, तो दोस्तों इसमें देखिए ये भी गलत दे रखा है, इसमें सवित्र ऊर्जा ये नहीं होता। इसमें न्यून में नी प्लस ऊन, ये इसमें बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों, नी प्लस ऊन, इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। और इसमें देखिए अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षण। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों देखिए ई के ऊपर है वो मात्रा आएगी, लेकिन इसमें मात्रा नहीं दी हुई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, आहार, आ प्लस हार, विहार, वी प्लस हार, और प्रयोग, प्र प्लस योग। तो यहां पे देखिए कहार में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? इत प्रत्यय किस में नहीं है? तो दोस्तों यहां पे देखिए कुसुमित में है, फलित में है, हरित में है, लेकिन अमित के अंदर इत प्रत्यय नहीं है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण है। विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें वाह। वाह है ये दोस्तों क्या है? विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण। आगे देखिए, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द्विगु समास। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, सर्वनाम शब्द जब संज्ञा रहित वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें कहा जाता है? सर्वनाम शब्द जब संज्ञा सहित वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है बताइए? उन्हें कहा जाता है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण शब्द। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण शब्द। आगे देखिए 137 में देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा पुरस्कार। पुरस्कार जो शब्द है वो इसमें बिल्कुल शुद्ध शब्द है, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। 138 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो। गुरुजनों के ऊपर नहीं, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखो। ऊपर की जगह प्रति आएगा साथ में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सत्य हैं। आगे देखिए, पुरुषार्थ का समानार्थी शब्द है। पुरुषार्थ का समानार्थी शब्द क्या है? तो वो है पौरुष। क्या है? पौरुष। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इक नागिन अरुपंख लगाई लोकोक्ति का अर्थ है। इक नागिन अरुपंख लगाई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ है एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहां पे देखिए इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न होंगे। ये देखिए, इन द क्वेश्चन बिलो ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है, इसको अपन इम्प्रूव करना है, इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, इफ somebody attacks you, you needs be able
टू डिफेंड योर सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए नीड्स बी एबल दे रखा है ना, ये अंडरलाइन में, इसकी जगह क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें आएगा नीड के साथ में टू का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे नीड टू बी एबल आएगा इसमें, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, ठीक है, द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखिए माई फादर सेड टू मी गो नाउ, माई फादर सेड टू मी गो नाउ। तो दोस्तों इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड के भाव के अनुसार दोस्तों ऑर्डर हो तो ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर है माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो नाउ, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल, प्रीपोजिशन या डिटरमिनर, ये भरना है। यहाँ पे देखिए बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों, इसमें ए का प्रयोग होगा, ठीक है, ए फेदर, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अकॉर्ड सिनोनिम, ठीक है, अकॉर्ड सिनोनिम है तो इसमें क्या हो जाएगा सिनोनिम इसका, तो वो है एग्रीमेंट, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 145 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द इडम्स फ्रेज। तो यहाँ पे देखिए द इडम्स 8 1 से फिंगर टिप्स मीन्स 8 1 से फिंगर टिप्स, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए रीडली अवेलेबल नॉलेज। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अभी यहां पर देखिए दोस्तों मैथ से संबंधित प्रश्न है। देखिए कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया है, वह पहले वर्ष के अंत में 500 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 550 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए पहले वर्ष का मिश्र धन कितना है 500 रुपए, ठीक है, और दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना है 550, ठीक है, तो अंतर कितने का आ रहा है 50 का। ब्याज की दर अपने को निकालनी है, तो दोस्तों सीधा सा है सूत्र लगा लीजिए, ब्याज की दर अपने को निकालनी है तो 100 इंटू 50 बटे दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले वर्ष का मिश्र धन 500, तो यहाँ पर 500 कर दीजिए, ठीक है, निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 5 को इससे काटा तो कितनी बार 10 बार, यानी कि 10% इसमें क्या आ जाएगी ब्याज की दर आ जाएगी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए यदि कोई भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाता है और हर को 300% बढ़ा दिया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/17 है, तो मूल भिन्न क्या थी, तो दोस्तों मूल भिन्न है वो क्या थी, तो दोस्तों मूल भिन्न है वो इसमें क्या हो जाएगा, तो वो है 12/17 है, वो इसमें मूल भिन्न हो जाएगी इसमें, ठीक है। आगे देखिए किसी अर्धवर्ग मीटर में का परिमाप उसके क्षेत्रफल वर्ग मीटर के बराबर है तो व्यास की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों व्यास की लंबाई है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6/11 मीटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। इसमें भी देखिए 69 + 28√5 के धनात्मक वर्गमूल का मान क्या है, तो दोस्तों इसका वर्गमूल का मान है, इनको देखिए सबको अलग अलग सेट कर लीजिए। सीधा सा राइट आंसर बता देता हूँ 7 + 2√5। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें भी 150 नंबर प्रश्न में भी देखिए ये थीटा से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे बताना है देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान है वो क्या होगा, बल्कि यहाँ पे tan थीटा का मान दे रखा है 1/√7। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सीधा राइट आंसर हो जाएगा वो है 3/4, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 5वां नंबर का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है राजस्थान सीईटी भर्ती परीक्षा के लिए। परीक्षा में जाने से पहले सर्वाधिक संख्या में दोस्तों टेस्ट जरूर देकर जाएं ताकि पेपर के अनुरूप आप ढल सकें। आपने अगर पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।